रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। I'm an army girl in the Bangtan world. My life fantastic, full of plastic. You can bash me, girl, but you can't bash our boys. 'Cause I will punch you, or I will kill you. तनु रात को अपने ख्यालों में खोई गाना गाते हुए जा रही थी। तभी पीछे से उसका दोस्त विनय आकर कहता है, ओ आर्मी गर्ल, ये रात को सड़क पर कौन से इंडियन आइडल सॉरी कोरियन आइडल के ऑडिशन हो रहे हैं जो गाने गाते जा रही है? डॉक्टर, I mean shut up. और मैं घर जा रही थी। चल अब तू आ गया है तो एक बात बता, इंसान एक किडनी के साथ भी जी सकता है ना? हाँ, लेकिन क्यों? यार मैं तेरी किडनी बेच दूं, मुझे कोरिया जाना है बीटीएस से मिलने, और अब एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आएगा ना। अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे इस्तेमाल करते शर्म नहीं आती? नहीं, खैर ये तो मजाक था, लेकिन यार मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? मुझे कोरिया जाना है, अपने ओप्पा से मिलना है। मेरी जिंदगी की एक ही विश है कि मुझे कोरिया जाकर अपने बैंगटन बॉयज से मिलना है। कॉन्सर्ट के उस पर्पल ओशियन में आर्मी बम हाथ में लिए डांस करना है। देख तनु, मैं तेरी पसंद की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तू गरीब है, लेकिन इतनी भी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है कि तू अकेले कोरिया जा सके। मुझे मेरे बीटीएस से मिलना है। हम इंटरनेशनल आर्मी की किस्मत इतनी खराब क्यों है? किस्मत पर बाद में रोना, चल पहले घर जा, आंटी वेट कर रही होंगी। ओके, अन्यांग। तनु घर पहुंचती है तो वहाँ उसकी माँ सीमा उसके आते ही उससे कहती है, आ गई तू? कहाँ थी? आज देर कर दी कॉलेज से आने में। अच्छा, तेरे लिए कुछ आया है, वो सामने टेबल पर रखा है, देख ले। तनु उतरे मुंह के साथ टेबल पर रखा पार्सल खोलती है तो उसमें बीटीएस की न्यू एल्बम प्रूफ का मार्च होता है। ये देखकर तनु की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो चिल्लाते हुए कहती है, ओ माँ, बीटीएस की न्यू एल्बम! ओ माँ सारंगे हो, मुझे यही चाहिए थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं आपसे बोलना नहीं चाहती थी। तनु, तू मेरी एक लौती बेटी है और मेरी सारी मेहनत तेरे लिए ही है। और तू जिनकी फैन है ना बीटीएस, बेटा इनके फन वीडियोस और इनके फेस के अलावा भी इनके बारे में जानेगी तो पता चलेगा ना कि कितनी मेहनत करके ये लोगों ने ये मुकाम हासिल किया है। और बेटा, अगर किसी को अपना आइडल बनाओ ना तो उसकी तरह मेहनत भी करनी चाहिए। हाँ माँ, आई नो, मैं बीटीएस को सिर्फ पसंद नहीं करती बल्कि उनके बताए नक्शे कदम पर भी चलती हूँ। इसलिए मैंने इस बार आउट ऑफ कंट्री स्टडी की स्कॉलरशिप के एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। मेहनत करूँगी और इस एग्जाम को क्रैक भी करूँगी। इतना कहकर तनु अपने कमरे में जाती है। उसके कमरे की हर दीवार पर बीटीएस के फोटोज लगी थी। उसके रूम का पेंट भी उसने पर्पल कराया हुआ था ताकि उसको पर्पल ओशियन में होने का एहसास हो। अगली सुबह तनु बहुत अच्छा सपना देख रही थी। तभी सीमा उसको उठाने आ जाती है, जिस पर तनु उठते ही कहती है, अम्मा वे, पता है अभी मुझे वीक किस करने ही वाला था और आपने मेरी नींद खुलवा दी। हे भगवान, तुझे अपनी माँ के सामने ऐसे बोलते शर्म नहीं आती? माँ, सपना ही था। सच में मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। खैर माँ, आज मैं एक कोरियन रेस्टोरेंट में जाऊंगी खाना खाने। और आपको पता है, अभी कुछ समय पहले ही जंगकुक का बर्थडे गया था। उस समय मैंने उसी कैफे में और भी आर्मी गर्ल के साथ उसका बर्थडे मनाया। लेकिन अब लीडर आरएम उर्फ किम नाम जून का बर्थडे आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ खुद एक पार्टी दूं। तुझे जो करना है कर, लेकिन अभी उठकर कॉलेज जा। तनु तैयार होकर कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी ही क्लास का एक लड़का रमन तनु को आते देखकर कहता है, ओए आर्मी गर्ल, कॉलेज भी आती है क्या तू? मुझे लगा उन एक जैसी शक्ल वालों के चक्कर में अब तक कोरिया चली गई होगी। वैसे एक सलाह दूं, देख इंडिया के लड़के ज्यादा अच्छे हैं तो उनको छोड़ और जरा मुझ पर ध्यान दे। मैं गाना भी उनसे अच्छा गाता हूँ। जल्दी ही एक एल्बम निकालूंगा तो उनसे ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। सुन बे लकड़बग्गे सी शक्ल के, पहली बात तो तू खुद को म्यूजिशियन बोलना छोड़ दे, क्योंकि जो इंसान खुद के ही प्रोफेशन के लोगों की इज्जत नहीं करता ना, उसको म्यूजिशियन कहलाने का कोई हक ही नहीं है। और दूसरी बात, मैं उनके पीछे कोरिया जाऊं या जहन्नुम में, तेरे जैसे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मैं उन लोगों के पीछे पागल हूँ जो मुझे खुद से प्यार करना सिखाते हैं, ना कि तुझ जैसे छुछुंदर की तरह हेट फैलाना। देख अब तू ज्यादा बोल रही है। अरे ख्वाब ऐसे देख जो पूरे हो जाएं। जब तक ख्वाब देखेंगे नहीं, पूरे नहीं होंगे। और तुझ जैसे हेटर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि बीटीएस को प्यार करने वाली आर्मी इतनी है ना कि उसमें तेरे जैसों की आवाज किसी कोने में भी सुनाई ना दे। इतने में विनय पीछे से आकर तनु को शांत करवाते हुए कहता है। बस कर मेरी आर्मी गर्ल, शांत, डर गया बेचारा। रमन अब सुन लिया हो तो निकल ले, या और बेइज्जती करवा कर मानेगा। रमन तो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद तनु विनय से कहती है। विनय, पता है बीटीएस मेरे लिए एक बॉय बैंड ग्रुप नहीं है जिसमें शामिल 7 सुंदर चेहरों पर मैं मरी हूँ। वो मेरे लिए प्रेरणा है। उन 7 ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत हिट झेली है और अब मैं चाहती हूँ कि हर तरफ उनके लिए बस प्यार हो। मुझे मेरे 7 बैंगटन बॉयज से प्यार है। अच्छा जी, एक बार के लिए सोच कि तुझे 7 ने प्रपोज किया तो तू किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ देखो, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, इसलिए 7 को हाँ कर दूंगी। पता है मुझे उनके जिक्र से ही खुशी मिल जाती है और मैं जाऊंगी कोरिया। देखना, मैं मेहनत करूंगी और जाऊंगी जरूर। विनय तनु की आंखों में उसके सपने देखकर उसके पूरे होने की प्रार्थना करता है। अब एक सुबह कॉलेज में स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है। तनु अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देने जाती है और विनय कॉलेज के मंदिर में हाथ जोड़े उसके एग्जाम अच्छे जाने की प्रार्थना करता है। कुछ देर में एग्जाम खत्म होता है और तनु जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर आती है तो कहती है, विनय एग्जाम बहुत अच्छा गया मेरा। बस भगवान रिजल्ट मेरे फेवर में आ जाए। चिंता मत कर, मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन मुझे इंतजार का फल नहीं मिलेगा। ओ माय ओपाज, तुम्हारी आर्मी गर्ल हो सका तो जल्दी ही आएगी। तनु के एग्जाम का रिजल्ट एक हफ्ते बाद आना था, लेकिन उससे पहले आता है बीटीएस लीडर किम नामजून का बर्थडे, जिसके लिए तनु अपने घर में पार्टी करती है और कई आर्मी गर्ल्स और बॉयज को इनवाइट करती है। उस पार्टी को होस्ट करते हुए तनु कहती है, हेलो एवरीवन, आज की ये पार्टी हमारे लीडर साहब के लिए है। सच कहूँ तो बीटीएस हर एक मेंबर हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। बीटीएस में 7 अलग अलग सितारे हैं। हमारे पास हमारा खुद का वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन है, तो सबकी केयर करने वाला लीडर रैप मॉन्स्टर एंजल जिमिना है, तो सैवेज किंग शुगा हम सब की होप जे होप और वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम वी अका किम तयोंग एंड लास्ट इंटरनेशनल प्ले बॉय जॉन जंगकुक उर्फ हमारा क्यूट बनी कुकी। ये 7 हमारे आइडियल हैं। तो आज की ये पार्टी इन 7 के लिए। सो लेट्स इंट्रोड्यूस अवर आइडल्स। किम नामजून, किम सकजिन, मिन योंगी, जॉन हसक, पार्क जिमिन, किम तयोंग, जन जंगकुक, बीटीएस। तनु अपनी पार्टी में मगन हो जाती है। इतने में उसके घर विनय आता है। तनु, स्कॉलरशिप का रिजल्ट आ गया, तुमने टॉप किया है तनु, टॉप। सच में? सीमा एक तरफ तनु को खुशी से झूमते देखती है तो दूसरी तरफ उसको विनय की आंखों में आंसू भी दिखते हैं। कुछ देर में पार्टी खत्म होती है और सब अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद तनु कहती है, माँ देखा, मैंने कर लिया। अब मुझे चूज करना है कि मुझे कौन सी कंट्री में पढ़ाई करने जाना है, तो मैं साउथ कोरिया को ही सिलेक्ट करूंगी और फाइनली अपने आइडल से मिलूंगी। तनु, बीटीएस तेरे लिए सब है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपनी इस जिंदगी पर भी दे। कोई है जो सिर्फ तेरे से प्यार करता है। तू बीटीएस को खुश देखना चाहती है और वो तुझे, तो तू उसका दिल तोड़कर तो मत चाहिए बस। कौन माँ? अपने दिल से पूछ, कौन है वो जिसने हमेशा तेरा साथ दिया है हर मोड़ पर। सीमा इतना बोलकर चली जाती है। अब स्कॉलरशिप मिलने के बाद तनु साउथ कोरिया को आगे की पढ़ाई के लिए चूज करती है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के 1 हफ्ते बाद उसकी फ्लाइट होती है। विनय हर रोज आकर उसकी तैयारियां करवाता है और जिस दिन तनु के कोरिया जाने की बारी आती है तो उसकी माँ और विनय उसे एयरपोर्ट छोड़ने आते हैं। जहाँ जाते हुए तनु अपनी माँ से मिलने के बाद विनय से कहती है, विनय, तुम्हारी मम्मी बीटीएस को जानती है? हाँ, तुम्हारे कारण ही। और पता है उनको भी बीटीएस पसंद है। वो तो वी को देखकर बोलती है कि काश वो कुछ समय बाद पैदा हुई होती तो आज मेरे पापा वी होते। अच्छा, तो अपनी मम्मी को बोलना 2 साल बाद पढ़ाई पूरी करके जब उनकी बीटीएस की फैन बहू उनके घर आएगी हमेशा के लिए। अच्छा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तनु इतना बोलकर जाते जाते विनय से कहती है, सारंगे ओ विनय ओप्पा। ये सुनकर विनय के चेहरे पर बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है।
अब तनु तो अपने सपनों के देश निकल जाती है, लेकिन उसकी ही तरह कितनी ही आर्मी है जो अपने आइडल से मिलना चाहती है। तो आई विश आप सभी भी अपनी जिंदगी में एक बार तो बीटीएस से मिल पाओ। आखिरकार अरबों दिलों की धड़कन है वो। तो इसी के साथ इस कहानी के बारे में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताना। और हाँ, आपको बीटीएस का कौन सा सॉन्ग सबसे अच्छा लगता है और इंस्पायर करता है, उसका नाम हमें भी जरूर लिखना। वंदनी की शादी अपने बेटे आनंद से धूमधाम से करवाकर पुष्पा अपनी नई बहू का घर में स्वागत कर रही होती है। तभी पुष्पा अपनी बेटी गौरी को आवाज देकर कहती है, गौरी बेटा, अपनी भाभी के स्वागत के लिए महावर से भरा थाल तो लेकर आ, ताकि तेरी भाभी अपने शुभ कदमों के निशान बना सके। अपनी माँ की बात सुनकर गौरी जल्दी से महावर का भरा हुआ थाल लेकर आती है और उसे वंदनी के पैरों के पास रख देती है। और वंदनी जैसे ही उसमें पैर रखती है तो एकदम से बोलती है, हाय, ये तो बर्फ जैसी ठंडी है। हाँ भाभी, फ्रिज से निकाल कर लाई हूँ ताकि आपके पैरों को आराम मिल सके। वो क्या है ना, ठंडा पानी पैरों पे डालने से थकावट दूर हो जाती है, तो मैंने आपके लिए महावर को ही ठंडा कर दिया। अरे गौरी, तू और तेरी ये नादानियाँ ना जाने कब बंद होंगी। अरे कोई बात नहीं माँ जी, आप गौरी को कुछ मत कहो, रस्म पूरी करते हैं। इतना कहकर वंदनी ठंडे महावर की थाल में पैर रखकर गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है। दिन बीतते जाते हैं। वंदनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन वंदनी और गौरी मार्केट में सामान लेने जाते हैं, जहां गौरी को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है और वो वंदनी से कहती है, भाभी, मुझे ये ड्रेस पसंद आई है। गौरी, ड्रेस तो अच्छी है पर ये तुम्हारे नाप की नहीं है, तुमको आएगी भी नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी, आ जाएगी, देखो ना कितनी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं गौरी, ये कपड़ा भी इतना बढ़िया नहीं है जितने का इस पर प्राइस टैग लगा है। नहीं नहीं भाभी, मुझे यही लेना है, बस आप ले दो ना। ठीक है, ले लो। इतना कहकर वंदनी गौरी को वो ड्रेस लेकर दे देती है और कुछ देर बाद दोनों ननद भाभी घर आ जाते हैं और उन्हें देखकर पुष्पा कहती है, अरे बहू, बड़ी देर लगा दी, क्या हुआ, मार्केट में ज्यादा रश था क्या? नहीं नहीं माँ जी, गौरी को ये ड्रेस पसंद आ गई है, उसे लेने में थोड़ा टाइम लग गया। हाँ माँ, मैं बहुत बढ़िया ड्रेस लेकर आई हूँ, अभी पहन कर आती हूँ और बताना कैसी है। इतना कहकर गौरी जल्दी से वो ड्रेस बैग से निकालकर पहनने के लिए वॉशरूम में जाती है, लेकिन वो ड्रेस गौरी को इतनी टाइट थी कि जैसे ही वो उसे पहनने की कोशिश करती है वो ड्रेस फट जाती है। कुछ देर बाद वो फटी हुई ड्रेस लेकर वंदनी और पुष्पा के पास आती है और गौरी की उतरी हुई शक्ल देखकर वंदनी कहती है, क्या हुआ गौरी, तुमने ड्रेस क्यों नहीं पहनी? अभी तो इतना उछल रही थी ड्रेस के लिए, अब क्या हुआ, हाथों में लिए क्यों खड़ी है? माँ, भाभी, ये ड्रेस जरूरत से ज्यादा टाइट था, जब मैंने इसे जबरदस्ती पहनने की कोशिश की तो ये फट गई। गौरी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था पर तुम नहीं मानी, अपनी नादानी में पैसे खराब कर लिए, अब तो ये रिटर्न भी नहीं होगी। क्यों रे गौरी, कल को तेरी शादी होनी है, घर संभालना है, कब तक यूँ नादानियाँ करती रहेगी? जिद से लेकर आई थी कपड़े, अब फाड़ दिए, बता क्या फायदा हुआ? सॉरी माँ, सॉरी भाभी। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं। हर दिन के साथ साथ गौरी की नादानियाँ भी बढ़ती चली जाती है, जिसके चलते अक्सर ही वो खुद को या दूसरों को मुसीबतों में डाल दिया करती। ऐसे ही एक दिन वंदनी अपनी सिलाई मशीन को साफ कर रही होती है और वो खुद से कहती है, मशीन तो साफ हो गई, अब इसमें तेल डाल देती हूँ, परफेक्ट हो जाएगी। ओहो, इसमें तो तेल ही खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, बड़ी बोतल से डाल देती हूँ। वंदनी कमरे से मशीन के तेल की बोतल लेकर आती है और उसमें कीप में से तेल डालती है। तभी पुष्पा वंदनी को आवाज देती है और वंदनी तेल की बोतल को वहीं टेबल पर छोड़कर अपनी सास के पास जाती है। कुछ देर बाद जब गौरी अपनी भाभी के कमरे में आती है तो टेबल पर रखी बोतल को देखकर कहती है, अरे वाह, भाभी कमरे में बैठी अकेले अकेले स्प्राइट पी रही थी,
और ये तो गर्म हो गई है, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडी हो जाएगी फिर मैं पी लूंगी। इतना कहकर गौरी मशीन के तेल की बोतल को उठाकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती है। कुछ घंटों बाद गौरी फ्रिज में से वो तेल की बोतल निकालती है और ढक्कन खोलकर जैसे ही उसका घुट भरती है तो उसका बुरा सा मुंह बन जाता है और वो वहीं उल्टी कर देती है। और उसे ऐसा करता देखकर वंदनी कहती है, क्या हुआ गौरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाभी, मैं तो ठीक हूँ। ये स्प्राइट ठीक नहीं है जो मैं आपके कमरे से लाई हूँ। मेरे कमरे से? हाँ भाभी, वो टेबल पर बोतल रखी हुई थी तो मैंने उठा ली। मैंने इसे फ्रिज में भी रखा लेकिन ये तब भी ठंडी नहीं हुई, देखो वैसी ही है। ऊपर से इसका स्वाद कितना गंदा है, लगता है इसकी गैस खत्म हो गई है। इसकी गैस नहीं, तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है। ये स्प्राइट की बोतल नहीं बल्कि मशीन के तेल की बोतल है। दुकान वाले आजकल ऐसे ही बोतलों में तेल डालकर देने लगते हैं। क्या मतलब मैंने इतनी मेहनत मशीन के तेल को ठंडा करने में लगा दी? अरे गौरी, कम से कम ये तो देख लेती कि बोतल में बबल्स भी नहीं है। अगर कुछ हो जाता तो आगे से ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक रात गौरी अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। उसके कानों के पास कुछ मच्छर आकर उसे परेशान करने लगते हैं और वो एकदम से उठकर बैठकर कहती है, क्या है, कितने मच्छर हैं? बार बार मेरे कानों में आकर संगीत कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे मुझे। एक काम करती हूँ, मच्छर भगाने की अगरबत्ती जला देती हूँ, फिर आराम से सोऊंगी। इतना कहकर गौरी जल्दी से मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाती है और जलती हुई अगरबत्ती को हाथ में लेकर कहती है, अब इस अगरबत्ती को कहाँ रखूं? कोई जगह ही नहीं दिख रही। हाँ, पेन स्टैंड में डालकर खिड़की के पास रख देती हूँ, ना बाहर से मच्छर अंदर आएंगे और अंदर वाले सारे मर जाएंगे। पेन स्टैंड में अगरबत्ती डालकर उसे खिड़की के पास वो रखकर खुद सो जाती है, जिसके बाद हवा से खिड़की का पर्दा अगरबत्ती पर आ गिरता है और उसमें आग लग जाती है। पर्दे से आग कमरे में फैलने लगती है। तभी एकदम से गौरी जोर से चिल्लाती है, आग आग बचाओ, भाभी, माँ, जल्दी आओ मेरे कमरे में। गौरी की आवाज सुनकर पुष्पा और वंदनी जल्दी से कमरे में आते हैं। वंदनी जल्दी से बाथरूम से पानी की बाल्टी भर भर के आग पर डालती है और आग बुझा देती है। तभी गौरी उनको सारी बात बताती है, जिस पर वंदनी कहती है, गौरी, मैं जानती हूँ तुम नादान हो, पर पागल तो नहीं हो ना? अपनी नादानियों में आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? देखो, कुछ भी करने से पहले कम से कम एक बार तो सोच लिया करो कि ये ठीक होगा भी या नहीं। थोड़ा चंट और होशियार बनो। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं। अगर मैं यूं ही नादानियाँ करती रही तो एक दिन कोई बड़ी मुसीबत मोल ले लूंगी। माँ, भाभी, अब से मैं वादा करती हूँ कि मैं हर काम सोच समझ के समझदारी से किया करूँगी, ताकि कोई गलती ना हो, कोई मुसीबत ना हो। गौरी की बात सुनकर वंदनी उसे प्यार से गले लगा लेती है और अब गौरी भी अपनी नादानियों को छोड़कर अच्छे से सारे काम करने लगती है। साथ ही वंदनी उसे घर के कामों में भी माहिर कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।